हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। मतलब हम लोगों ने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से शुरुआत करी थी और लास्ट में मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तक सब कुछ कंप्लीट बता दिया था, है ना। वहाँ पे आप लोगों के पास जो रह गया था पोर्शन, वो मेन ये था कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं अलग अलग ऑर्गन में प्रेजेंट, उनमें से जो एंजाइम्स निकलते हैं डिफरेंट टाइप के, वो कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या काम है। तो वो सारी बातें आज हम लोग इस क्लास में कवर अप कर लेंगे। तो उसके बाद जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास न्यूट्रिशन वाला जो सेक्शन था, आपका जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, इसमें टोटल 4 सेक्शन है। उसमें से जो न्यूट्रिशन वाला सेक्शन है, ये सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप हर तरह के क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो देखो मैं आपको खुद ही करा देता हूँ, उसके अलावा कॉन्सेप्ट में इतने अच्छे से आपको पढ़ा देता हूँ कि उसके बाद अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन अटकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन आपका अटकता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ये पढ़ा अभी तक, उसके ऊपर ये है कि जो हर्बीवर्स होते हैं, हर्बीवर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं, यानी वो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, उनको हर्बीवर्स बोलते हैं। इसके अलावा जो कार्निवर्स होते हैं वो सिर्फ मीट खाते हैं, वो ग्रास वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, यानी वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ नहीं खाते, सिर्फ मीट पे डिपेंड रहते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि जो हर्बीवर्स होते हैं और जो कार्निवर्स होते हैं, दोनों की बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती होगी। तो हाँ, ऑब्वियसली बातें होती है। जो हर्बीवर्स होते हैं उनकी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है कार्निवोर्स के कंपैरिजन में। देखो क्या लिखा हुआ है, वाई डू द हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर वेयर एज कार्निवोर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो दोनों में, हर्बीवोर्स में वो लंबी होती है, कार्निवर्स में वो थोड़ी छोटी होती है। तो ऐसा क्यों है, वो ये पूछना चाहते हैं। अब देखो, हर्बीवर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। तो उस ग्रास के अंदर होता है कंपोनेंट सेल्यूलोज नाम का। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ना एक लॉन्गर टाइम चाहिए होता है। सेल्यूलोज इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी में सेल्यूलोज पहुंच जाए तो हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होगा, या बहुत लॉन्ग टाइम लगा देगा। तो इस वजह से हम लोग घास नहीं खा सकते हैं जनरली। जबकि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, काऊ होती है, हमारे पास बफेलो होती है, वो आराम से घास वगैरह खा लेती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में नहीं होते हैं। तो सेल्यूलोज विल टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। तो उसके लिए इंटेस्टाइन भी कैसे चाहिए? लंबी चाहिए ना। लॉन्ग इंटेस्टाइन होने का ये फ़ायदा होगा, सेल्यूलोज उसमें आराम से काफ़ी टाइम तक टिका रह सकता है और उसके डाइजेशन में आराम से हम लोग उसको डाइजेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, herbivores eat grass which contains cellulose. Okay, cellulose takes longer time to digest completely. उसको long time लगता है digest होने में. Hence the length of a small intestine in herbivores is longer than the carnivores, so that the digestion of cellulose can take place easily. ठीक है, जिसकी वजह से सेल्यूलोज आसानी से पच पाए। तो सारा पंगा किसका है? इस सेल्यूलोज का है। इसको ज़्यादा टाइम चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए, इसलिए इंटेस्टाइन भी कैसे चाहिए? लॉन्गर चाहिए। तो हर्बीवोर्स में लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है। अब देख लो, पूरा डायग्राम ही तुम्हारे सामने, एक काऊ ही है यहाँ पे। जैसे इनकी बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हमें वो तो सब पढ़ना नहीं है। हमारे पास देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो सेक्शन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी नॉर्मल जो कार्निवर्स होते हैं उनकी बॉडी से बहुत लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी ओवरऑल लेंथ खोल के अगर इसको रख दे तो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये कार्निवर है, ऑब्वियसली बात है। सॉरी हमारे पास ये हर्बीवर्स होती है। तो हर्बीवर्स अगर हमारे पास ये है तो इसकी बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कार्निवर के कंपेरिजन में कैसी होती है? काफ़ी लॉन्गर होती है। तो डायग्राम में भी जस्टिफाई हो गई बात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से, व्हेन अ पीस ऑफ ब्रेड इज च्यू स्लोली। जब ब्रेड का कोई पीस, ब्रेड मतलब रोटी को बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ब्रेड सीधा ब्रेड वाले पोर्शन पे पहुंच जाओ। ब्रेड मतलब रोटी का कोई टुकड़ा। तो जब ब्रेड को आराम से चबा चबा के खाया जाता है, इट टेस्ट स्वीटर आफ्टर सम टाइम। तो धीरे धीरे हल्का हल्का उसमें मिठास आने लगता है। कभी देखना ऐसा करके, बट हम लोग तो को जल्दी इतनी होती है, हम लोग तो फटाफट निगलने के चक्कर में रहते हैं। तो भैया ध्यान रखना, अगर सलाइवा खाने में अच्छे से मिक्स नहीं हुई ना तो उसके बिना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पेट में जाके। तो धीरे धीरे ना ओवर द एज डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए अभी से अपनी हैबिट्स चेंज कर लो। अपने खाने को 15-20-25 मिनट दिया करो, बहुत आराम से चबा के खाया करो, जल्दबाजी में खाना। अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा चलो खैर कुछ नहीं है, बट जब आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपको फाइनली इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में कि भैया दवाइयों के सहारे रहना पड़ेगा। अब अगर पूरी लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी है तो जैसा चल रहा है चलते रहने दो, अदरवाइज अपनी हैबिट्स चेंज कर लो, वो ज़रूरी है। देखो क्या होता है, ऐसा क्यों है? जब हम आराम आराम से खाने को चबा के खाते हैं तो उसमें जो सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होती है, वो सलाइवा प्रॉपर्ली मिक्स हो जाती है। और सलाइवा क्या करती है? सलाइवा स्टार्च को, जो उस ब्रेड में, उस रोटी में स्टार्च प्रेजेंट था, उसको उसने शुगर में कन्वर्ट कर दिया एक टाइप की। उस शुगर को क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। तो
अगर आपने आराम आराम से चबा के खाया तो काफ़ी सारी स्टार्च जो आपकी ब्रेड में थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो शुगर में कन्वर्ट हो गई, माल्टोज में कन्वर्ट हो गई, इसलिए हल्का हल्का मिठास आने लगता है, आपको खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा अगर आप आराम आराम से छोटे छोटे टुकड़े चबा के खाओगे तो। ठीक है, तो द सलाइवा प्रेजेंट इन द माउथ कंटेन्स एन एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, नामक बताया था मैंने पहले, विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च प्रेजेंट इन द ब्रेड, ब्रेड के अंदर जो स्टार्च होता है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से जब इसको आराम से चबा के खाते हैं अपने रोटी के टुकड़े को तो हमें हल्का हल्का मीठा लगने लगता है। तो ये लॉजिकल रीज़न है, तो इस वजह से आपको कहा जाता है कि खाने को बहुत आराम से खाना चाहिए, बहुत अच्छे से चबा के खाना चाहिए, यानी खाना हमारे मुंह में बहुत कम टाइम रहता है। जनरली होना क्या चाहिए, खाना माउथ में काफ़ी टाइम तक रहना चाहिए, अच्छे से चबाइए उसके बाद उसको स्वेलो कीजिए। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन है, ये सैम्पल पेपर्स में दिया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है, टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, ये दांत नहीं है, ये कुछ और होती है। टूथ इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, आपकी बोन से भी स्ट्रांग होता है ये। तो पूछा है किस कंपाउंड का बना हुआ होता है, किस पीएच पे ये कोरोड होना यानी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। पीएच ना एक स्केल होती है, एक वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि ये कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक है, कौन सी चीज़ बहुत कम एसिडिक है। तो अभी फिलहाल पीएच को आप उतना ही ध्यान रखिए, जब केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आएगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी पीएच की बात। तो माउथ में जब कितनी पीएच हो जाती है कि जब ये टूथ इनेमल खराब होना शुरू हो जाता है, वो पूछा है। इसके बाद क्या पूछा है, वो बैक्टीरिया का रोल पूछना चाहते हैं कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, और उस बैक्टीरिया को दूर करने के लिए, अपने दांतों को गिरने से बचाने के लिए, टूथ के मतलब दांतों का ढड़ जाना, उसका टूटना शुरू हो जाना, उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 3 पार्ट पूछे हैं। अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि टूथ इनेमल अगर नहीं पता हुआ तो कुछ भी पता नहीं होगा, फिर बताओगी क्या इसमें। तो टूथ इनेमल क्या होता है, टूथ इनेमल आपके दांतों के ऊपर की कवरिंग होती है, जो दांतों के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर जमी हुई होती है, जो वैसे तो आपको दिखाई नहीं देगी, बट अगर आप बहुत टाइट हाथ से ब्रश करते हो ना तो उस सिचुएशन में ये टूथ इनेमल खराब हो जाएगा। ध्यान रखना, आपके दांतों की ऊपर की लेयर वो खराब हो जाएगी और आपके दांतों की सारी चमक चली जाएगी। देखो दिखा देता हूँ तुम्हें कैसा होता है। ये आपकी पूरी दांत की एक स्ट्रक्चर है इंटरनली, ये यहाँ पे आपके ब्लड वीन्स होती हैं यहाँ पे। इस वजह से कहीं अगर दांत ज़्यादा निकल जाता है बाहर तो यहाँ से खून आने लगता है दांत से, तो उस ब्लड वेसल्स की वजह से होता है। ये आपके दांतों का ऊपर पोर्शन है, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है सारी की सारी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इनेमल बोलते हैं। बाकी ये सारे के बायोलॉजिकल पार्ट हैं, जो बच्चे डेंटिस्ट वाला पढ़ाई करते हैं, बीडीएस करते हैं, वो लोग ये सब चीज़ पढ़ते हैं, तो हम लोगों को तो इतना एनाटॉमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दांतों के ऊपर का जो टॉप कवर होता है वाइट कलर का, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये दांतों की प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरिया वगैरह से, दांतों को सड़ने गलने से बचाता है। ठीक है, तो ये हार्ड आउटर सरफेस होता है हमारे दांतों का, जो हमारे दांतों को खराब होने से, उसको डीके होने से बचाता है। और ये टूथ इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हमारी बोन से भी हार्ड होता है। ठीक है, और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट कैसे लिखोगे, तो कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 की होल ट्वाइस। क्यों, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो यहाँ पे आ गई, फॉस्फेट की 3 होती है तो यहाँ पे आ गई। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है टूथ इनेमल, दांतों के ऊपर जो लेयर होती है। टूथ इनेमल मसूड़ों को नहीं बोलते, अपने मसूड़ों को क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं, जिनमें दांत फिट होते हैं आपके। तो टूथ इनेमल दांतों का ऊपर कवर होता है, समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 तरह के दांत आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये इनेमल्ड टीथ हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने दांतों को घिस दिया हो किसी जगह पे रख के। तो ये ऊपर का जो कवर है ना, वो इनेमल वाला, वो खराब हो चुका है, वो यहाँ से सारा हट चुका है, इस वजह से दांतों की चमक जा चुकी है और क्रिस्टल जैसे अजीब से दांत लग रहे हैं। ये यहाँ पे आपके दांतों के ऊपर का जो इनेमल है ये पूरा प्रोटेक्टेड है, इस वजह से दांतों की जो स्ट्रक्चर है, लुक है, वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो ये आपको इनेमल की बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है, अब क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। अब टूथ इनेमल किस चीज़ का बना हुआ होता है, बता दिया, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, नाम यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। टूथ डीके कब स्टार्ट होता है, जब माउथ के अंदर पीएच 5.5 से कम हो जाती है। क्योंकि देखो पीएच एक स्केल होती है जहाँ पे 0 से लेके 14 तक काउंटिंग हम लोग करते हैं, बीच में 7 होता है। 7 मतलब सब कुछ न्यूट्रल है। 7 से पहले अगर कोई चीज़ है तो वो एसिडिक मानी जाती है, और 7 के बाद कोई चीज़ है तो वो बेसिक मानी जाती है, नहीं वो बेस है। अब यानी यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू होगी 5.5, 5.5। तो जब दांतों के अंदर जो हमारे पास केमिकल है, वो दांतों के अंदर की पीएच 5.5 से कम हो जाए, यानी आप पीछे की तरफ चलने लगो स्केल पे, तो अगर इधर की तरफ चलने लगोगे तो आपके मुंह के अंदर एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके दांत धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उस एसिड की वजह से टूटने शुरू हो जाएंगे। तो जब माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो उस केस में
टूथ डीके होना स्टार्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, मॉर्निंग में जब उठते हैं उसको बचाने के लिए डेली आप माउथ को क्या करते हो, वॉश करते हो, टूथब्रश करते हो आप लोग अच्छे से, है ना, पेस्ट करते हो प्रॉपर्ली। इस वजह से हमारे दांत बचे रहते हैं। और टूथपेस्ट एटलीस्ट दिन में 2 बार करना चाहिए, एक मॉर्निंग टाइम में और एक रात को जब सब कुछ खा पी लिया हो, सोने जाने वाले हो उससे पहले। अगर आप 2 टाइम टूथब्रश नहीं करते हो तो आने वाले टाइम में सारे दांत निकल के बाहर आ जाएंगे, और ये गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान रख लो अपने टीथ का थोड़ा सा। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, थर्ड पार्ट का आंसर है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द माउथ। खाने के अंदर भी खाना खाया, थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल तो कहीं ना कहीं फंसे हुए रह ही जाएंगे, आप कुछ भी कर लो चाहे। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो अटैक करते हैं पूरी रात। उनको तो पूरी रात का खाना मिल गया, अब वो अटैक करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं आपके माउथ के अंदर, जिसकी वजह से जब सुबह उठते हो ना तो माउथ से बदबू आने लगती है। वो इसी वजह से है कि बैक्टीरिया हमारी माउथ के अंदर बच गए, बचेंगे तो है ही। अब उनको खाना तो आपने बचा के दिया ना। अगर आप रात को टूथपेस्ट करके सोए होते तो उस सिचुएशन में जो सारे छोटे छोटे पार्टिकल दांतों से निकल गए होते, और उस केस में हमारे पास हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया को खाने के लिए कोई खास चीज़ मिल नहीं पाती, तो हमारे माउथ के अंदर जो स्मेल का अमाउंट है मॉर्निंग टाइम में वो बहुत ही कम हो जाता। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है 2 टाइम पेस्ट करना। तो कैसे बचा सकते हैं इस चीज़ को, रेगुलर ब्रशिंग करके बचा सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आपको ब्रश करना चाहिए। ठीक है, जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं वो शुरू कर दो। तो उस क्वेश्चन के तीनों पार्ट का आंसर यहाँ पे हो गया कवर। अब आ जाते हैं हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, ये वो सब ग्लैंड्स होंगी जो डाइजेशन में हेल्प करती होंगी। तो मेन ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं उनमें से, एक तो है भैया सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनसे सलाइवा रिलीज होता है। इसके अलावा कौन सी ग्लैंड है इंपॉर्टेंट, लिवर है, इससे बाइल जूस आएगा। इसके अलावा हमारी कौन सी ग्लैंड हेल्प करती है, पेनक्रियाज हेल्प करती है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है। तो ये 3 ग्लैंड्स मिलकर हेल्प करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, डाइजेशन के लिए। पूरा एक प्रॉपर चार्ट बनवाया हुआ है, अब जैसे चाहो वैसे बना लेना, जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे ऑर्गन है, इस जगह पे यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है उन ऑर्गन के आसपास या उन ऑर्गन से रिलेटेड, और उनसे कौन सा एंजाइम या जूस निकलता है, उसका क्या काम है। तो पहला जो ऑर्गन है हमारे लिए वो क्या है, माउथ। अब माउथ के अंदर क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी होती है, नाम पढ़ाऊंगा बाद में। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इनसे क्या निकलता है, सलाइवरी एमाइलेज निकलता है, आप नाम सुन चुके हो, इसको टाइलिन भी बोलते हैं हम लोग। क्या करता है, स्टार्च को, खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या होती है, एक तरह की शुगर होती है, तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसका काम है ये, सलाइवरी एमाइलेज का काम है। ठीक है, दूसरा ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी का, स्टमक। स्टमक के अंदर भी हमारे पास एंजाइम होते हैं, हाँ। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे पीछे जो नाम था ना इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और ऐड कर लेना कि हाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का भी रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, इंपॉर्टेंट, ये छूट गई थी यहाँ पे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, ये स्टमक के अंदर होती है, पेट के अंदर होती हैं। इनसे क्या रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट आपको पढ़ाए थे, तीनों का एक एक करके यहाँ वर्क लिखा हुआ है। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये आपने जो खाना खाया वो खाना ओपन एरिया में ही तो रखा हुआ होगा, खाने को कब तक बचा के रखोगे, खुला ही तो खाना रखा होता है हमेशा, तभी तो खाते हो। तो चाहो ना चाहो कुछ बैक्टीरिया तो उसके ऊपर बैठ ही जाएंगे, वो किसी ना किसी तरह से आपके टमी में पहुंच चुके होंगे। अब उसको बचाने के लिए वो बैक्टीरिया ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपके खाने में वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। इस वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आपको पता भी नहीं चलती अब कितने बैक्टीरिया पचा गए। ठीक है, तो HCl ने उनको सबको मार दिया, बट कोई पावरफुल बैक्टीरिया कभी कभी आ जाता है तो हो जाती है फूड पॉइजनिंग, है ना, सुना होगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उस केस में होता है जब कोई पावरफुल कोई बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मार नहीं पाता। जनरली ये अपना काम कर देता है ज़्यादातर सब बैक्टीरिया पे। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा काम ये है, मैंने आपको बताया था एंजाइम्स पढ़ाते हुए कि एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, यानी उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए वो तभी काम करेंगे, नहीं तो वो काम ही नहीं करेंगे। तो ऐसी पेप्सिन एंजाइम का एग्जाम्पल लेके बताया था, ये तब काम करता है जब मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर मीडियम एसिडिक नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला काम तो बैक्टीरिया को किल करने का कर रहा है जो कि खाने में प्रेजेंट है, पेट के अंदर जो आए हैं। इसके अलावा क्या करता है, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, ये पेट के अंदर का जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। क्यों, ताकि पेप्सिन एंजाइम अपना काम कर सके। तो पेप्सिन एंजाइम के लिए पूरा माहौल बना रहा है, पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है ताकि हमारा ये पेप्सिन एंजाइम काम कर सके। तो HCl के 2 इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, मेक श्योर कि आपको याद रहें, आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे गैस्ट्रिक सारी ग्लैंड्स के नाम, उनसे निकलने वाले एंजाइम्स या जूस जो भी हैं, और हर एक एंजाइम का एक एक टास्क।
टिप्स पे, ठीक है। मतलब ऐसे मान के चलो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली कहीं पर भी तुमसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाएंगे किसी भी जगह पे। ये बेसिक नॉलेज है, यू मस्ट नो दैट। भैया तुम्हारे बॉडी के बारे में बात हो रही है, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। अब डॉक्टर भले ही ना बनो, बट कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज तो रखनी चाहिए सबको। तो पहला कौन सा हो गया गैस्ट्रिक जूस के अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और क्या होता है और देखते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर दूसरा एंजाइम होता है, मतलब हमारे पास एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? आपके खाने में जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये प्रोटीन्स को जो कॉम्प्लेक्स स्टेट में होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ये पेप्सिन एंजाइम उनको क्या करेगा? पेप्टॉन में, पेप्टॉन मतलब स्मॉलर प्रोटीन बोल सकते हो इसको, कुछ जगह पे पेप्टाइड्स भी बोलते हैं ना, तो पेप्टॉन्स में, ये पेप्टाइड्स में उसको तोड़ देता है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को इसने सिंपल प्रोटीन में तोड़ दिया। तो पेप्टॉन से पेप्टाइड मतलब सिंपल प्रोटीन। ये कौन करेगा? पेप्सिन एंजाइम काम करेगा। कहाँ प्रेजेंट होता है? पेट के अंदर। कहाँ से रिलीज होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को छोटे छोटे प्रोटीन्स में या पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर दिया। पूरी तरह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ है। पूरी तरह से कहाँ डाइजेस्ट होगा? जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी आधा अधूरा काम हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस में एक तीसरा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, म्यूकस। ये म्यूकस आपके सलाइवा में भी था, याद करो। तो ये म्यूकस वहाँ पे क्या कर रहा था? ये म्यूकस वहाँ पे आपके खाने को सॉफ्ट बना रहा था ताकि आसानी से निगल पाओ उसे। यहाँ पे म्यूकस क्या करता है? ऑलमोस्ट वही काम करता है, खाने को ल्यूब्रिकेट करता है ताकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके पूरे के पूरे पेट के अंदर। और दूसरी बात क्या करता है? एसिड रिलीज हुआ था, याद करो, HCl से पेट के अंदर की दीवारें खराब ना हो जाएं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो म्यूकस के तो इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं? एक तो खाने को मॉइस्चर करेगा, उसको लुब्रिकेट करेगा, और उसके अलावा ये हमारे स्टमक की अंदर की वॉल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बैड इफेक्ट से बचाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का वाटरी जैसा लिक्विड होता है, म्यूकस चिपचिपा सा पदार्थ होता है एक तरह का। तो ये हमारे स्टमक के अंदर घूमता रहता है और स्टमक को काफ़ी सारी चीज़ों से बचा देता है। तो 3 चीज़ें समझ में आई तुम्हें? गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कहानी, इसके अंदर पेप्सिन क्या करता है, म्यूकस क्या करता है। तो ये हुआ स्टमक से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। तो स्टमक की स्टोरी खत्म हो जाती है। अब आती है पिक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई, उससे रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती, उसके लिए हेल्प करती हैं एक ग्लैंड। तो कौन सी है? लिवर। ये लिवर हेल्प करेगी। लिवर से क्या आता है? याद रखना, बाइल जूस बनता है लिवर के अंदर। ये बाइल जूस कैसे बनता है बाइल जूस लिवर में, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब 11-12 तक की कहानी है कि बाइल जूस कैसे हमारे लिवर के अंदर बन रहा है। मान लो बन रहा है फिलहाल। तो बाइल जूस क्या करेगा? एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है जिसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस का काम है फैट्स को इमल्सिफाई करने का। फैट्स को इमल्सिफाई करने का मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ग्लोब्यूल बोलते हैं। तो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को बाइल जूस छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। मतलब ऐसे मानो कि ये बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स थे और इन पे अटैक करा बाइल जूस ने, तो बाइल जूस इनको अटैक करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा, ठीक है। बस ये होता है बाइल जूस का काम। ये छोटे छोटे पार्ट्स में क्यों तोड़ रहा है? ताकि हमारी बॉडी इनको पचा सके। तो फैट ग्लोब्यूल्स, फैट कहाँ से होता है? जो ऑयली खाना खाते हो भाई, आप घी वगैरह घी डालोगे खाने में, वो फैट एक तरह का, आप कोई सरसों का तेल या फिर इस तरह की कोई, सब कुछ जगह कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है, तो जो भी वो ऑयली चीज़ है वो सब फैट के अंदर आती हैं। तो फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्ट करने का काम, उनको पचाने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है बाइल जूस। तो पहला काम तो ये हुआ बाइल जूस का। दूसरा काम बाइल जूस क्या करता है? ये कहाँ आके गिरेगा बाइल जूस? पहले ज़रा सोचो। ये लिवर में बनेगा। लिवर से आके मैं आपको बता दूँ, ये पहले स्टोर होता है गैल ब्लैडर के अंदर। लिवर से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं आता। लिवर में बाइल जूस बनेगा, उसके बाद उसके बराबर में जो छोटा सा पाउच था वो गैल ब्लैडर, वहाँ पे वो स्टोर होगा। वहाँ पे स्टोर होने के बाद उसके बाद फाइनली आके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरेगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से एरिया में गिरेगा? जो उसका स्टार्टिंग सेक्शन होता है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में आके उसकी ओपनिंग होगी और वहाँ पे जाके वो बाइल जूस गिर जाएगा, ठीक है। अब बाइल जूस का पहला काम समझ में आ गया। वहाँ पे आके एक तो फैट को ये इमल्सिफाई कर रहा है, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरीके से आप लिख के आओगे एग्जाम में भी। दूसरा काम ये करेगा,
आपके पेट से खाना आ रहा होगा, स्टमक से। अब स्टमक से जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होगा तो एसिडिक होगा ना, स्टमक के अंदर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, तो वो एसिडिक खाना यहाँ पे है। अब एसिडिक खाने पे तो चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो एसिडिक खाना यहाँ पे है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम, यानी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा कौन? बाइल जूस न्यूट्रलाइज करेगा, यानी बाइल जूस एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन क्या होगा? एसिडिक का अपोजिट मीनिंग होता है। एसिडिटी बढ़ती है तो एल्केनिटी घटती है, और एल्केलाइन नेचर घटता है तो एसिडिटी बढ़ती है। तो ये मीडियम को एल्केलाइन बनाएगा, जिस वजह से एक नया एंजाइम है यहाँ पे लाइपेज काम कर सके। ठीक है, अब देखो भी खाना स्मॉल वहाँ से स्टमक से आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक खाना है, वो एसिडिक खाने पे ये लाइपेज एंजाइम काम नहीं करता। कह रहा भैया मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो काम तब करूँगा जब एल्केलाइन मीडियम होगा। तो इसकी इस बात को कौन बनवाएगा? इसकी इस बात को बाइल जूस ठीक करेगा। बाइल जूस कहेगा ठीक है मैं काम करता हूँ ये, तो बाइल जूस जो स्टमक से खाना आया था उसमें जो एसिडिटी प्रेजेंट थी उसको न्यूट्रलाइज करके मीडियम को क्या बना देगा? एल्केलाइन बना देगा। यानी अब एसिडिटी खत्म हो गई, वो मीडियम बेसिक मीडियम बन गया। तो किस लिए बनाया उसने ये सारा काम? सो दैट लाइपेज एंजाइम प्रॉपर्ली काम कर सके। अब ये आया कहाँ से है? ये पेनक्रियाज से आएगा, अभी देखोगे आगे। तो लिवर से सिर्फ एक अकेली चीज़ आती है, जैसे क्या बोलते हो? बाइल जूस। ये एंजाइम नहीं है, ध्यान रखना, बाइल जूस कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल यानी कोई प्रोटीन नहीं होती, ये एक तरह का लिक्विड होता है, तो बाइल जूस ही बोलते हैं इसे, ये कोई एंजाइम नहीं है। लिवर में बना, लिवर से गैल ब्लैडर में स्टोर हुआ कुछ टाइम के लिए, गैल ब्लैडर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आके गिरा, वहाँ आके इसने फैट को इमल्सिफाई किया, उसके बाद इसने क्या किया? मीडियम को एल्केलाइन बना दिया ताकि लाइपेज अपना काम कर सके। बात समझ में आ रही है? चलो, अभी ये लिवर के बाद क्या है? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन वाली सेक्शन चल रहा है, उसमें एक और ग्लैंड हेल्प करेगी, हमारी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या आएगा? पेनक्रियाटिक जूस आएगा। पेनक्रियाटिक जूस भी कोई एंजाइम नहीं है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं अलग अलग, 3 एंजाइम लेके घूम रहा होता है ये पेनक्रियाटिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सिर्फ होते हैं और भी 1-2, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये सारे जितने भी चार्ट समझाए जा रहे हैं, सारे एंजाइम, सारे जूस आपके टिप्स पे आपको रखने हैं, मल्टीपल टाइम्स लिख के देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सब याद हो जाएंगे। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करेगा? अब याद करो, एमाइलेज पहले वाला जो था सलाइवा से रिलीज होने वाला, सलाइवरी एमाइलेज, उसने क्या करा था? उसने स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करा था, तो ये भी वही काम करेगा। अब ये काम 2 बार क्यों हो रहा है? तो भैया जितना आपके पास, कई बार लोगों को आदत होती है ना कि उसको चबा चबा के खाते नहीं है, तो सलाइवा सही से मिक्स नहीं हो पाती, तो स्टार्च सही से शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इस वजह से जो बचा कुचा स्टार्च रह जाता है वो कहाँ पे कन्वर्ट होता है शुगर में जाके? वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज उसको कन्वर्ट करवाता है जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाते हैं। क्योंकि आपको याद हो, पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियाज से आ रहा है ये भी आके कहाँ गिरेगा? ये भी आके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले सेक्शन में आके गिरेगा। तो वहीं पे ये सारा काम जितना भी होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होना है। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज वही काम करेगा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपने खाना अच्छे से नहीं खाया चबा चबा के, तो उस पेनक्रियाटिक एमाइलेज का काम बढ़ जाएगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि भैया आप अच्छे से चबा चबा के खाना खाइए, जिसकी वजह से सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए और स्टार्च मैक्सिमम शुगर में कन्वर्ट हो चुका हो आपके माउथ के अंदर ही, यहाँ पे इतना काम ना करना पड़े। सेकंड इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज रिलीज होता है। लाइपेज क्या करेगा? जो बाइल जूस ने बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया था ना, अब उन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स पे ये अटैक करेगा लाइपेज, और फाइनली किस में कन्वर्ट कर देगा उनको? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल फाइनली बाद में और फर्दर पार्ट्स में टूट के ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फाइनली ये डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को पहले तोड़ा छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, किसने? बाइल जूस ने, जिसको बोला हमने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। उसके बाद ये छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को लाइपेज एंजाइम ने किस में कन्वर्ट कर दिया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन पर अटैक करेगा। कैसे? याद करो, पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो रिलीज हुआ था। पेप्सिन एंजाइम ने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पेप्टॉन में, पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था, यानी सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया था, छोटी प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया था। अब वो छोटी प्रोटीन के मॉलिक्यूल जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेंगे तो ट्रिप्सिन एंजाइम उन छोटे छोटे प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये अमीनो एसिड हमारे ब्लड में डिसॉल्व होकर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और सेल्स तक पहुंचा दिए जाएंगे, जहां सेल्स उनसे एनर्जी बना लेगा। बात समझ में आई? पेनक्रियाज से क्या क्या रिलीज हो रहा है? तो पेनक्रियाज से ये 3 एंजाइम कौन कौन से? पेनक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, लाइपेज छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स को फाइनली फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके अलावा ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन नाम याद है ना, पेप्सिन ट्रिप्सिन सेम भाई। तो पेप्सिन ने पहले काम किया, उसने बड़े प्रोटीन को छोटे प्रोटीन में तोड़ा, जिसको हम पेप्टोन या पेप्टाइड बोलते हैं। उन छोटे प्रोटीन को फाइनली अमीनो एसिड में इसने तोड़ दिया ट्रिप्सिन ने। ठीक है, चलो ये हमारे सारे भाई एंजाइम की स्टोरी पूरी की पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। फाइनली आता है नॉलेज अड्डा।
अब पहला पॉइंट नॉलेज अड्डा के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, आपको पहले बताया था, आपके सिलेबस थोड़े आउट है बट आपकी जानकारी के लिए हैं। हमारे पूरे दिन में माउथ के अंदर 1 से 1.5 लीटर सलाइवा बनती है, देख लो 1 से 1.5 लीटर सलाइवा पूरे दिन में आपके माउथ के अंदर बन जाती है। और 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी के अंदर, तीनों के नाम लिखे हुए हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। नाम अजीब हैं, बड़ी क्लास में तो पढ़ोगे इसको जो बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, इसमें से सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड मिलकर सलाइवा रिलीज करती हैं अलग अलग अमाउंट में। खैर, सलाइवा के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है लाइसोजाइम, बताया था आपको, ये बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक। इसके अलावा जिस पर्सन को जॉन्डिस वाली बीमारी हुई होती है, तो जॉन्डिस लिवर से रिलेटेड होता है, लिवर में प्रॉब्लम होती है उस बंदे के, तो जॉन्डिस वाले बंदे को ऑयली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑयल्स को ज़्यादा इनटेक कर रहा है तो ऑयल्स के अंदर क्या होंगे? फैट्स होंगे, और फैट को कौन डाइजेस्ट करवाता है? फैट को डाइजेस्ट करवाता है लिवर से आने वाला बाइल जूस। अब लिवर में तो दिक्कत है, जॉन्डिस है तो उसका मतलब लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है तो बाइल जूस ठीक से बन नहीं रहा होगा, और बाइल जूस ठीक से बन नहीं रहा होगा तो फैट डाइजेस्ट कैसे हो जाएंगे? तो उसका मतलब आपको ऑयली खाना बहुत दिक्कत करेगा। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को मना किया जाता है जॉन्डिस वाले को कि ऑयली खाना कम से कम खाइए, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपके लिए कवर अप हो गई। अब फिर से होमवर्क आज के लिए पूरा न्यूट्रिशन खत्म, एवरीथिंग हैज़ बीन सम अप, सब कुछ कवर अप करा दिया है। ये आप लोगों को करना है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है पढ़ा दिया, इट्स वेरी वेरी इजी। भाई 3 नाम नहीं है, 2 नाम तो पहचान लोगे ना, 3 नाम को पता है कौन कौन से 3 नाम होते हैं, तो जो 2 यहाँ पे मैच कर रहे हो वो उठा लेना यहाँ पे। उसके बाद एमाइलोलेटिक एंजाइम्स, एमाइलोलेटिक एंजाइम का मतलब एमाइलेज के बारे में, क्योंकि ये एंजाइम 2 जगह पे बनते हैं, मुंह के अंदर बनते हैं सलाइवरी ग्लैंड से, इसके अलावा पेनक्रियास से बनते हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। तो एमाइलोलेटिक एंजाइम मतलब एमाइलेज के बारे में बोल रहे हैं, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं हमको बोला है, तो अब देख लेना इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl। इनमें से क्या चीज़ है जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मैंने को पढ़ाया था ये, ठीक। अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग जूसेज सीक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ मैन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। इनमें से कोई एक ऐसा जूस होगा जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, आप ढूंढ लेना उसको। इफ पेप्सिन इज लैकिंग इन गैस्ट्रिक जूस, अगर गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन ना हो तो कौन सा इसमें एक्शन हमारे स्टमक में नहीं हो पाएगा? तो पेप्सिन जो काम करता था वो काम नहीं हो पाएगा। अब ढूंढ लेना इनमें से कौन सा काम पेप्सिन करता था, तो वो काम अब नहीं हो पाएगा अगर पेप्सिन नहीं आया। तो ऐसी बाइल जूस बना के पूछ सकते हैं कि अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो भैया अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स का डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाइल जूस क्या करता है? बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करता है, तभी तो जाके उसके ऊपर लाइपेज अटैक कर पाता है। अगर बाइल जूस ही नहीं होगा तो लाइपेज बेचारा क्या करेगा? नेक्स्ट वन, विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला एंजाइम जो खाने में मिक्स होता है, दिमाग लगाना और इसमें से आंसर छांट के बताना, ठीक है। चलो, तो हमारे पास फाइनली पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट में हो, मैंने आपको सारा का सारा कवर करा दिया। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो वहाँ पे स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें कवर अप कर लो, जितने डायग्राम्स दिए हैं बनाने के लिए बना लो। कोई अच्छा डायग्राम लगे इनमें से उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, कोई बनाना ना हो जो आप लोगों को, बाकी जो बनाने को बोले हैं जो एग्जाम में आते हैं वो तो सब आपको बनाने ही हैं। और एंजाइम्स की पूरी कहानी कि कौन कौन सी ग्लैंड डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, किससे क्या क्या रिलीज़ हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है।